हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। हम लोग सेकंड सेमेस्टर की अति लघुत्तरी प्रश्न को लेकर जो उसकी इम्पोर्टेंट सीरीज है सॉरी, जो उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको लेकर मैथ्स के रिवीजन खंड में चल रहे हैं। तो अति लघु और कल से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर चलेंगे। जैसे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हमने फर्स्ट पार्ट दिया और आज 40 प्रश्नों को लेकर सेकंड पार्ट। उसी तरह बहुविकल्पी में भी हम आपको 70 से 80 प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे और उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न को लेंगे और फिर आपको कम से कम 3 या 4 मॉडल पेपर भी दे देंगे और बीच में आपको 1-2 वर्ष का हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देंगे। तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपका है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां जो प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याएं हैं, संख्याएं हमको पता करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या, यहां पर हमने माना एक संख्या कौन सी है, एक संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 2x। क्यों? क्योंकि ये लिखा है कि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। तो पहली अगर x है तो दूसरी 2x है। और प्रश्न क्या कहता है कि इन दोनों का योग 24 है। तो अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दें, यानी x प्लस 2x इज इक्वल टू 24। तो ये आपका हो गया 3x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 24/3 और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 8 आएगी। और ये हमारा आंसर का पहला पार्ट है क्योंकि हमें ये पहली संख्या मिली। अब हम किसकी बात करेंगे, हम दूसरी संख्या की बात करते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी है, 2x और x का मान मालूम है। तो ये 2 गुणे 8 बराबर 16 है। 2 गुणे 8 बराबर कितना, ये आपका 16 जो है ये दूसरी संख्या। तो आंसर हमारा क्या होगा कि पहली संख्या कितनी है 8 और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या हमारी 16 है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समीकरण और सर्वसंख्या है। तो यहां आपके दो दिए गए हैं, तो इसमें यह देखना है, जैसे हम पहले को देखते हैं। तो ये क्या है, 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, x के मान रखेंगे और इधर दूसरा हम लेते हैं, जो दूसरा खंड है वो क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो यहां हम x बराबर 1 का मान रखकर देखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बराबर 2 गुणे 1 धन 2। तो ये आपका कितना हो गया, 1 1 2, 2 गुणे 2 और यहां पर क्या हो गया, 2 धन 2। तो यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यानी दोनों हमारा पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। वहीं दूसरे की बात हम करते हैं, दूसरे में 1 का मान रखते हैं। तो 2 गुणे 1 2 गुणे 1 बराबर 1। तो ये आपका कितना आ गया, 2 ऋण 1 बराबर 1। तो 1 बराबर 1 यहां पर भी हमारा दोनों, यानी LHS बराबर RHS दोनों बराबर हैं। तो अब हम मान रखते हैं क्या
कि x बराबर 2। जब x बराबर 2 रखते हैं तो पहले का जो आएगा 2 ब्रैकेट में 2 धन 1 और इधर हो जाएगा बराबर के कि 2 गुणे 2 धन 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 से गुणा होगा 4 धन 2 बराबर इधर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 धन 2, यानी यह दोनों RHS और LHS दोनों बराबर हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2x माइनस 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 ऋण 1 बराबर 2। तो ये कितना है, 4 ऋण 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 2 जो कि बराबर नहीं है। तो यहां समीकरण की परिभाषा देते हैं कि x का मान कुछ मानों या कुछ विशेष मान के लिए ये क्या होता है, संतुष्ट होता है, जबकि सर्वसमीका क्या होती है कि सर्वसमीका प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है। सर्वसमीका क्या होती है, प्रत्येक मान। तो इसलिए पहला खंड क्या है, ये सर्वसमीका है, क्योंकि x के प्रत्येक मान पर यह संतुष्ट हो रहा है, जबकि यह कुछ विशेष मान के लिए है, इसलिए दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा समीकरण होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। तो यहां पर भी हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या है, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 48 यानी x प्लस 48। अब ये तो पहला, इन दोनों का अंतर 48 है, इस आधार पर हमने पहले को x माना, तो स्वाभाविक है कि दूसरा x प्लस 48 होगा। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। तो अब प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो x प्लस 48 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 5। अब 5 को हम 5/1 लिख दें तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां आप क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे, तो क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू x प्लस 48। तो यहां x को हम पक्षांतरित करेंगे तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 48, तो 4x इज इक्वल टू कितना हुआ, 48। अब यहां x इज इक्वल टू की बात हम करेंगे तो x बराबर 48/4, तो x का मान कितना आया, x का मान 12 आएगा, और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो एक खंड हो गया, आंसर में एक खंड, यानी ये हमारा क्या हो गया, पहली संख्या, यानी पहली संख्या का मान जो x हमने माना था उसका मान कितना आ गया, 12। अब दूसरी संख्या x प्लस 48 है, तो 12 धन 48 बराबर 60, ये हमारी दूसरी संख्या है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात करें। ये सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको मालूम है कितना, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका मान भी हमको मालूम है कितना, 64, तो यहाँ आपका हो जाएगा 64 प्लस, अब यहाँ 2xy 2yz और 2zx
में 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा xy प्लस yz प्लस zx। 64 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पक्षांतरित कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रेकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये आपका मान कितना आ गया, 80। तो अब ये बराबर 2 ब्रेकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 80/2 अर्थात इसका मान कितना आएगा, इसका मान 40 आएगा और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, x/3 धन 5/2 बराबर ऋण 3/2। तो इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए आप x/3 धन 5/2 बराबर ऋण 3/2। तो हम 5/2 को पक्षांतरित कर दें दाईं तरफ तो ये हो जाएगा x/3 बराबर ऋण 3/2 ऋण 5/2। तो अब ऋण 3/2 और 5/2 तो हर क्या है, समान है, तो x/3 बराबर, तो अंश जुड़ जाएंगे, ऋण 8/2 और 2 से ये कटेगा तो इसका मान आ जाएगा 4/1। आप इसका क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, x बराबर ऋण 4 गुणे 3 तो x बराबर ऋण 12। तो इसमें जो x का मान ज्ञात करना है तो वह x का मान कितना आएगा, x का मान ऋण 12 आएगा। प्रश्न संख्या 6, परिमाप अथवा परिमिति का अर्थ बताइए। तो यहां जब हम परिमाप या परिमित की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि किसी आकृति का एक बार चक्कर लगाने में, किसी आकृति और कैसी होगी, बंद, किसी बंद आकृति का एक बार चक्कर लगाने में, किसी बंद आकृति का एक बार चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी, वह उस आकृति का दूरी, उस आकृति का परिमाप या परिमिति होगी। अब जैसे विभिन्न आकृतियां बंद हैं, हमने इसको बनाया, ये त्रिभुज है, इधर बनाया, ये हमारा चतुर्भुज है, हमने इसको बनाया, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये आकृति आपने बनाई, ये हमारा खटभुज। तो अब यहां ये कहता है जैसे यहां से शुरू करेगा, यहां होते हुए पुनः इधर और फिर वहीं पर आके मिले, तो एक राउंड पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करनी होगी वही उस क्षेत्र की परिमिति या परिमाप होगी। इस तरह भी कह सकते हैं किसी बंद आकृति की जो बाउंड्री होती है, आउटलाइन, उस बाउंड्री की माप ही उस आकृति की परिमाप होती है। वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखिए। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, जैसे आप वर्ग की बात करेंगे तो मान लीजिए वर्ग क्या है, ABCD, और हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहां चारों भुजाओं का योग, यही तो आपका सूत्र क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग।
तो जब आप देखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाई का योग, ये तो एक सामान्य परिमाप का सूत्र हो गया। अब यहां हम देखते हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई, चूंकि चारों भुजाएं क्या हैं, समान है, तो 4 गुणे किसी भुजा की लंबाई, और यदि एक भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a, और यही क्या है, हमारा आंसर बनेगा। अगर एक समचतुर्भुज के विकर्ण 28 सेमी और 12 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई। तो अब यहां पर जब हम इसका सूत्र निकलते हैं कि लंबाई का गुणनफल, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इसी के स्थान पर हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहां विकर्ण हमको मालूम है कौन से, 28 और 12, तो 1/2 गुणे 28 गुणे 12, तो 2 से काटेंगे तो ये 14 आएगा, और 12 से गुणा करेंगे, 4 बार जाएगा 48, 8 4 आपका बार गया, फिर 12 1 12 और 4 16, अर्थात इसका क्षेत्रफल इतना 168 168 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी होगा। प्रश्न संख्या 9, एक घन की कोर 12 सेमी है, तो उसका आयतन। तो यहां हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा की घात 3, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई और ऊंचाई। सामान्य रूप में आयतन, किसी आकृति के आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहाँ भुजा तीनों बराबर हैं। तो अब यहाँ भुजा कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 की घात 3 बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो 144, और पुनः आप 12 से जब इसका गुणा करेंगे तो 12 का 4 बार जाएगा 48, 4 हासिल आया या बार भी लिया, और 12 4 जा 48 4 52, 12 1 जा 12 5 17, यानी 1728 क्या है, घन सेंटीमीटर। यही आंसर आपका बनेगा। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे में हॉल का आयतन। तो कमरे में हॉल का आयतन बराबर क्या होगा, आपके फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 34, और ऊंचाई कितना है, 5, तो आप इससे गुणा करेंगे तो 5 का 4 बार 20, 5 4 जा 20, और 5 3 जा 15 टू 17, यानी 170 क्यूबिक या क्यूब मीटर क्यूब की बात हम करेंगे, घन मीटर। ये आपका क्या होगा, कमरे के हॉल का आयतन होगा। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 324
कमरे में उसकी 324 मीटर क्यूब यानी घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चूंकि 6 मीटर भुजा का वर्गाकार कमरा है, तो स्वाभाविक है कि लंबाई भी 6 होगी और चौड़ाई भी क्या होगी, चौड़ाई उसकी 6 होगी, और हाइट हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर, जो आयतन की बात हम करते हैं, किसके, आयतन की जब हम बात करते हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपका एल बी एच, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन आपका दिया हुआ है कितना, 324, 324, एल आपका 6, बी 6 और हाइट, तो हम सीधे हाइट की फाइंड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 324/6 गुणे 6, 6 से काटेंगे तो 6 का 5 बार जाएगा 30, 2 बचा 4 आया, ये आपका 4, फिर 6 से काटेंगे तो 6 का कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो अर्थात जो हाइट होगी कमरे की वह कितनी होगी, वह 9 मीटर होगी। यहाँ यही पूछ रहा है कमरे की ऊंचाई बताइए, तो हाइट आपकी कितनी होगी, 9 मीटर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जब हम देखेंगे तो वो क्या है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ये अब यहाँ L क्या है, L घनाभ की लंबाई है, B क्या है, B चौड़ाई है, और H ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 13, आयत की लंबाई 10 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र हमको आपको मालूम है कि परिमाप बराबर 2 विद इन ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 विद इन ब्रैकेट 10 धन 6, तो ये हो गया 2 गुणे 16, अर्थात 32 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, आपका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 32 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी परिमाप होगी। आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप मालूम करने का सूत्र लिखें। तो आयत के बारे में जानते हैं कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत है क्या, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। और यहां क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र की बात की गई है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई,
और परिमाप की बात करें, 2 विद इन ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र है। प्रश्न संख्या 15, वर्ग क्या है? तो वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि वर्ग भी एक तरह का क्या है, एक तरह का चतुर्भुज है। तो इसमें 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति, वर्ग को अगर हम परिभाषित करें तो कहेंगे कि 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति है, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति है जिसकी चारों भुजाएं, अब जैसे यहां हम वर्ग की बात कर लें तो ये वर्ग जो होता है इसमें होगा क्या, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो इसमें चार बंद आकृति है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों या समान हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और यदि त्रिभुज ऐसा हो जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी विषम बाहु त्रिभुज की बात करें, यहां एक चीज और आपका कि विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो मान लीजिए 3 भुजाएं हैं, तीनों भिन्न हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, S बराबर तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए ये एक त्रिभुज हमने लिया जिसमें ए बी सी है, तो ये भुजा ए, ये बी और ये सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और समबाहु सॉरी ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आयतन की परिभाषा लिखिए। तो किसी ठोस आकृति द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आकृति का आयतन, यानी उस बंद ठोस आकृति का आयतन कहते हैं। तो इसको किस तरह से, कि किसी बंद ठोस आकृति, किसी बंद ठोस आकृति द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उस स्थान की माप उस ठोस का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। उस स्थान की माप, अब जैसे उसकी माप क्या होगी, उस बंद ठोस आकृति का आयतन होगी। बंद ठोस आकृति का क्या होगी, बंद ठोस आकृति का
आयतन होगी। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है सेमी, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहां समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अब 5 सेमी का दिया गया है तो ये √3/4 गुणे 5 का वर्ग, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3/4 गुणे 25। तो अब ये आपका मान जब 25/4 कर दें तो ये आपका 25 में 6 से, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 25/4 √3, तो 4 से भाग देंगे तो 4 का 6 बार जाएगा, 0.0, फिर 2 बार, फिर 5, 6.25 √3। ये हमारा क्या होगा, चाहे इस रूप में आंसर आए चाहे इस रूप में आए। 19वां प्रश्न, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसे मोड़कर आयत बनाया गया, तो आयत की लंबाई 16 सेमी है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो कोई एक तार है वर्गाकार, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल 144 है। तो इस 144 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के आधार पर हम एक आयत बनाते हैं और उस आयत की लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। तो यहां हम ये देखते हैं कि अब क्षेत्रफल बराबर, दोनों तरफ का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इस बराबर आयत में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आपका कितना है, 144 बराबर 16 गुणे x, तो x बराबर 144/16, तो x बराबर 9, और यही क्या होगा हमारा उत्तर, यानी उस आयत की चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, वह 9 सेंटीमीटर होगी। घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, घनाभ के आयतन का सूत्र, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होगा, घनाभ के का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको इस तरह से भी लिखते हैं LBH, ये भी हमारा सूत्र का रूप है। प्रश्न संख्या 21, क्षेत्रफल की परिभाषा दीजिए। तो क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी रूप होता है, तो उस कोई भी आकृति है उसका एक तल होता है, उस तल के द्वारा जो भी, उस तल के द्वारा जो भी क्षेत्र वो घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस तल का क्षेत्रफल कहते हैं। या यूं कह दें कि तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर, मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, अब यहां पर इस आकृति का एक पात्र रखा गया, तो यह क्षेत्र ही तो वो घेरेगा, तो इस घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस घिरे हुए क्षेत्र को हम उसका क्षेत्रफल, यानी उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। मान लीजिए आपकी एक बाग है आयताकार, तो यहां लंबाई कितना है 60 और ये आपका 20 मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं
कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 60 गुणे 20, तो ये आपका हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1200 वर्ग मीटर आपका आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये खंड समझ में भी आ रहा होगा। मैं बहुत स्लो मोशन में, स्पीड में न चल के बिल्कुल आराम से आपको एक एक प्रश्न समझाने की, क्योंकि अब अगला प्रश्न जो आपका बनेगा वह क्या होगा, इसी पर प्रश्न बनाना होगा। 60 मीटर के स्थान पर उन्होंने दे दिया कि 50 मीटर लंबाई है, चौड़ाई को दे दिया 15 मीटर चौड़ाई है। तो अब पूछ लेगा कि उसका क्षेत्रफल क्या है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 50 और 15 का गुणा कर देंगे। तो 50 और 15 का गुणा करेंगे, जो मान आएगा वही उस भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ तो आप अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो प्यारे बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगा हो तो एक लाइक आपका बनता है, आपके लाइक करने से सिर्फ हमारा उत्साहवर्धन होगा और हमको आपका स्नेह, आपका प्यार मिलेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे आयत की, तो इस तरह के प्रश्न में हम इन्हीं प्रश्नों से नए प्रश्नों का सृजन कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्ग का परिमाप का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो ये कितना है 8, तो 4 गुणे 8 बराबर 32 मीटर क्या होगा, ये आपके वर्ग का परिमाप होगा। अगला प्रश्न है एक घन का आयतन 216 घन सेमी है, तो घन की कोण कितनी होगी। तो यहां हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होती है, जो कोण है या भुजा, उसी को हम कोण कहें या घन की भुजा कहें, उसका घात 3 यानी उसका क्यूब। तो यहां आयतन हमको मालूम है 216 बराबर भुजा की घात 3, तो भुजा बराबर 216 3 घात की करनी में। तो अब 216 को जब आप तोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 की घात 3 होगी। तो यहां हम ये कहें कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर आपकी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हमारी भुजा किसकी होगी, घन की। एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर। देखिए अभी हमने आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई की बात की थी, तो वही प्रश्न पुनः यहाँ पे लिया है कि एक लंबाई वही हमने रखा, चौड़ाई का मान बदल दिया, एक नया प्रश्न हो गया। तो क्षेत्रफल का, आयत की क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं कि क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हमको लंबाई मालूम है 60 गुणे 25, तो ये आपका 25 का 6 से गुणा करेंगे तो 150, अर्थात 1500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। एक बर्तन में 7800 घन सेमी पानी है, तो पानी का कितने लीटर। तो यहां पानी की मात्रा हमको मालूम है, पानी की मात्रा कितना है 7800 घन सेमी। और घन सेमी की बात करते हैं कि जब आप देखते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000
घन सेंटीमीटर। तो यानी अब घन सेंटीमीटर है तो वो कितना हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा। तो अब इसकी मात्रा को लीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 7800 में 1000 से भाग दे देंगे तो हमको मान मिल जाएगा 7.8 लीटर। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े जिस मूल रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े जो भी डाटा, आंकड़े मीन्स डाटा, आंकड़े जिस मूल रूप में एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े जिस मूल रूप में एकत्रित किए जाते हैं वे अव्यवस्थित होते हैं। भाई उसको तो हम इकट्ठा करते ही चलते हैं, व्यवस्थित बाद में करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अव्यवस्थित होते हैं। ऐसे आंकड़ों को अवर्गीकृत या अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को क्या कहते हैं, अवर्गीकृत या अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। अब अव्यवस्थित जो आंकड़े होते हैं, इस अव्यवस्थित अवर्गीकृत आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए, इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करने के लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं। दो विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें आपकी पहली विधि होती है आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। इस क्रम में व्यवस्थित करके करते हैं। और दूसरा आंकड़ों का वर्गीकरण, दूसरा हम क्या करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कर। इन दो विधियों से हम आंकड़ों को अव्यवस्थित अपरिष्कृत से व्यवस्थित या परिष्कृत कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल से आप क्या समझते हैं? तो यहां सांख्यिकी का आपका ये प्रश्न है कि वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समूह, आंकड़ों को समूह में विभक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आंकड़ों को समूह में विभक्त करते हैं। वर्ग अंतराल कहलाता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10 या 0 से 10, 10 से 20, इस तरह हम क्या करते हैं, इनको विभाजित। अब 0 से 10 के बीच के जितने भी आंकड़े होंगे वह सब इसके अंतर्गत आएंगे, 10 से 20 के मध्य इसके अंतर्गत। तो इस तरह इनको हम क्या कहेंगे, इनको वर्ग अंतराल। अब इसमें ये 5 और 10 में ये क्या है, इसकी निम्न सीमा है, और 10 क्या है, इस अंतराल की उच्च सीमा है। बारंबारता से आप क्या समझते हैं? तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या, जो आंकड़े दिए गए हैं, अर्थात दिए गए आंकड़ों में जो भी आने वाले आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़ों में आने वाले आंकड़ों, डाटा, जो हम आंकड़ा कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, डाटा। तो प्रत्येक आने वाले आंकड़ों में जो प्रत्येक आंकड़े हैं, उन प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। उस आंकड़े की बारंबारता
वार्ता कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 3 2 5 7 2 8 5 2 3, ये हमने आंकड़े लिया। अब बारंबारता के लिए जैसे 2 सबसे छोटी संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। तो यहां हम ये देखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो अब 2 की बारंबारता कितनी हो गई, 4। बारंबारता मीन्स हम एक सामान्य रूप में कह सकते हैं कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो ये जितनी बार आएगी उसकी आवृत्ति 4। अब 5 है, 3 है, तो 1 बार आया, 2 बार आया, तो 3 की बारंबारता 2। इसी तरह 5 7 8, तो ये बारंबारता। वर्ग 50 से 60 की उच्च और निम्न सीमा। तो 50 से 60 में 50 क्या है, इसकी निम्न सीमा है, और 60 क्या है, 60 इसकी उच्च सीमा। किसी भी वर्गांतर की जब हम बात करते हैं तो वर्गांतर के अंतर्गत जो बड़ी संख्या होती है वो उच्च या दाहिनी तरफ उच्च सीमा, और बाईं तरफ छोटी संख्या निम्न सीमा। अवर्गीकृत आंकड़ों से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पुनः आ गया है। तो इसमें फिर से हम बता दें कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, ऐसे अव्यवस्थित, चूंकि जिसको मूल रूप में हम एकत्रित करते हैं वह क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। उसी को हम अपरिवर्धित या अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो यहां पर ये कह दें कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनके द्वारा निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हो पाता या अत्यधिक कठिन होता है, उनको हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। 32वां प्रश्न है कि 3 5 x 9 और 11 का समांतर माध्य 7 है। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य का जो सूत्र है क्या है कि कुल पदों यानी समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहां कुल पदों का योग आप कर लीजिए, 3 5, 3 धन 5 धन x धन 9 धन 7 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 है, बटे 5 कर दिया। और समांतर माध्य कितना दिया गया है, समांतर माध्य 7 दिया गया है, तो 7 बटे 1। तो 7 बटे 1 बराबर आपका 5 3 8, और 8 और 9 कितना हुआ भाई, ये आपका 3 5, सॉरी ये 7 नहीं 11 है, सुधार लीजिएगा इसको। ये 11, 9 और 11 है, 11 है। तो ये 5 3 8, 8 हो गया। और ये आपका 9 और 11 20 है, तो ये आपका कितना हो गया, 28 धन x बटे 5। तो अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो 28 धन x बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35 ऋण 28 बराबर 7। यानी x का मान कितना होगा, x का मान 7 होगा। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर है, यानी जब हम बात करते हैं कि कोई त्रिभुज, उस त्रिभुज के कोणों का जो समद्विभाजक होगा वह जिस बिंदु पर काटेगा वो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, और वह बिंदु क्या होगा, वह त्रिभुज का अंतः केंद्र, यानी यह केंद्र से हम त्रिभुज के अंदर सभी भुजाओं को स्पर्श कर जाने वाले वृत्त को खींच सकते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, तो कोई त्रिभुज आपका है, तो त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु, जैसे ए बी सी आपका त्रिभुज है, तो ए बी का मध्य बिंदु P है, ए सी का मध्य बिंदु Q है,
और BC का मध्य बिंदु R। तो A के सम्मुख भुजा BC है तो इसके मध्य बिंदु से मिलाएं, B के सामने Q है, C के सामने P है। तो ये तीनों जहां एक दूसरे को काटती हैं, पहली चीज तो इसकी अभी बाद में बात करेंगे कि इसके सामने अब यहां पर जो माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका की बात हम करेंगे तो ये माध्यिका क्या है? माध्यिका इस त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ABC में। तो यहां AR माध्यिका है, BQ माध्यिका है और CP माध्यिका है। परिकेंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वह कौन काटते हैं? त्रिभुज की भुजा के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को काटते हैं या हम कह दें कि मिलते हैं, वही क्या है? वह बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। त्रिभुज का क्या होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। प्रश्न संख्या 36, सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं? तो सर्वांग सम आकृति की बात जब करते हैं कि दो आकृतियां, दो त्रिभुज हैं, तो इन दो त्रिभुजों में सर्वांग सम कब होंगे? जब इनकी एक भुजा बराबर हो, दूसरी भुजा बराबर हो, इनके मध्य का कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, अर्थात जिन दो आकृतियों का आकार एक माप समान हो और एक विशेष प्रकार की आकृति से उन्हें पहचाना जाए, तब हम कहते हैं कि वह सर्वांग सम आकृति है। सर्वांग समता में और एक चीज कह दें कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले, तो वो क्या होगा? वह सर्वांग सम होगा। प्रश्न संख्या 37, अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? तो अध्यारोपण की बात हम जब करते हैं कि जब दो सर्वांग सम आकृति होती है और माप आकार समान है परंतु उनकी स्थिति भिन्न है, तो उस कंडीशन में, उस दशा में एक आकृति को दूसरी आकृति पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो क्या होता है कि दो वस्तु के इस प्रकार से जो हम तुलना करते हैं वो अध्यारोपण विधि है। 38वां प्रश्न आपका, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य? अभी भी हमने बताया कि एक आकृति, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR, अगर ABC को PQR पर हम रख दें और यह इसको पूरी तरह से ढक दे, तो यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की शर्तें तीन होती हैं। तीन प्रमुख जो शर्त की बात होती है, तीन शर्त क्या है? कि भुजा 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 बराबर हो, इसका नियम है। भुजा कोण भुजा की भुजा, दूसरा क्या है? भुजा कोण और भुजा का नियम, और तीसरा है कोण भुजा और कोण का नियम। तो इस तरह आपने शर्तों की बात कर दी। अब अंतिम प्रश्न पर हम चलते हैं कि ऋण 4/9 और 5/9 में कौन सी छोटी संख्या है? तो इसमें आप देखिए कि ऋण 4/9 और 5/9, इसमें हम क्या करेंगे? हर को धनात्मक करेंगे। तो हर को धनात्मक करने के लिए दोनों, यानी 5/9 में ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर दें तो वो हर धनात्मक ऋण 4/9 और ऋण
5/9 है, तो यहां प्रश्न पूछ रहा है कौन सी संख्या छोटी है, तो स्वाभाविक है कि ऋण में ऋण 5 छोटा होता है क्योंकि हर समान है, तो 5/9 क्या होगा, यह संख्या छोटी होगी और यह संख्या बड़ी होगी। दोस्त बच्चों, आज के खंड में हम लोगों ने 40 अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा और कल से हम अगले खंड में आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।